जय श्री महाकाल। नमस्कार सभी भाई और बहनों को। तो हमारा आज का नया टॉपिक होगा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय तो ब्रिटिश काल में ही भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पहला उच्च न्यायालय 1861 में भारत में भारत परिषद अधिनियम में उच्च न्यायालय का गठन पहला कब किया गया था, तो भारत परिषद अधिनियम के तहत 1861 में किया गया था। और इस अधिनियम के तहत ही 1862 में भारत में सर्वप्रथम 2 जुलाई 1962 को कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो पहला उच्च न्यायालय कौन सा हुआ? कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 में। हालांकि 14 अगस्त 1962 ईस्वी में बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और 15 अगस्त 1962 में मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई। यह भारत का ऐसा उच्च न्यायालय जिसमें न्यायाधीशों की सर्वाधिक संख्या है। कितनी? 160 है। न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या किस उच्च न्यायालय में तो है? सिक्किम उच्च न्यायालय में। और कितनी है? 3। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय है और 25वां या अंतिम उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में है और इसकी स्थापना कब हुई? जनवरी 2019 में। 25वां या अंतिम उच्च न्यायालय कौन सा है? तो यह है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम और इस कब हुई स्थापना? जनवरी 2019 में। आगे हम पढ़ेंगे इसका संवैधानिक प्रावधान। उच्च न्यायालय का संवैधानिक प्रावधान है तो यह है संविधान के भाग कौन सा है? भाग 6 और अनुच्छेद देखें तो 214 से 231 तक इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 214 में है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, मतलब प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकता है। ये एक विशेष भाई 214 में है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन अनुच्छेद 231 में फिर ये बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकता है। साझा उच्च न्यायालय कौन कौन से राज्यों में है? तो वह है जम्मू कश्मीर में लद्दाख और जम्मू कश्मीर का है। गुवाहाटी असम राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम चारों राज्यों का संयुक्त है। कोलकाता उच्च न्यायालय कोलकाता, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का संयुक्त है, साझा है। चेन्नई तमिलनाडु और पुडुचेरी का साझा न्यायालय है। केरल और लक्षद्वीप का। मुंबई गोवा, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव का साझा उच्च न्यायालय है। चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा का साझा उच्च न्यायालय है। देश में 23 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय है। कितने में? 23 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 25 हो गए। दिल्ली जिसका खुद का स्वतंत्र उच्च न्यायालय है और लद्दाख जम्मू कश्मीर का साझा उच्च न्यायालय है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हो गए। पंजाब हरियाणा राज्यों का संयुक्त उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ चंडीगढ़ में स्थित है। देश में 4 राज्य ऐसे हैं, हमारे देश में 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर उच्च न्यायालय नहीं है। तो यह कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में और गोवा में। ये इसमें मतलब राज्य मुख्यालय पर नहीं है, इनका संयुक्त न्यायालय है। अगला है राजस्थान का उच्च न्यायालय। तो राजस्थान प्रारंभ में रियासतों में बटा हुआ था। तो राजस्थान की 5 रियासतों में उच्च न्यायालय, उस टाइम पे राजस्थान की 5 रियासतों में उच्च न्यायालय था। तो उसमें पहले बीकानेर में, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अलवर में। राज्य में उच्च न्यायालय का मुख्यालय व राज्य की राजधानी स्थापित करने के संदर्भ में BR पटेल समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 27 मार्च 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और राजधानी जयपुर और उच्च न्यायालय जोधपुर बनाने का फैसला सुनाया। इस समिति की अनुशंसा पर ही राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय के आदेश से जोधपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, SC की स्थापना की गई। 29 अगस्त 1949 को विधिवत तरीके से जोधपुर में मानसिंह द्वितीय द्वारा SC का उद्घाटन किया गया और सवाई मानसिंह ने एक प्रमुख न्यायाधीश व 11 अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाई
और मुख्य न्यायाधीश कमलकांत। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे कमलकांत वर्मा। और ये राजस्थान में इस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहने से पहले ये कहाँ के थे? तो ये इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। अगला है कि इसी दौरान राज्य में एससी की 4 खंडपीठ भी स्थापित की गई थी। कहाँ कहाँ की गई? तो ये की गई थी बीकानेर में, जयपुर में, कोटा में और उदयपुर में। 8 मई 1952 को राज प्रमुख ने आदेश जारी किया, जिसके तहत 22 मई 1952 को बीकानेर, कोटा और उदयपुर खंडपीठ को समाप्त कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया और 1956 में इस समिति ने 1958 को अपनी 1956 में इस समिति ने 1958 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके तहत 26 फरवरी 1958 को जयपुर खंडपीठ को भी समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा 8 दिसंबर 1946 को पुनः जयपुर खंडपीठ की स्थापना के आदेश जारी किए गए, जिसके तहत 31 जनवरी 1977 को जयपुर खंडपीठ की पुनः स्थापना की गई। और इसको समाप्त कब किया गया था? तो 26 फरवरी 1958 में समाप्त कर दिया गया था और राष्ट्रपति का आदेश मिलने पर पुनः 31 जनवरी 1977 को पुनः इसकी स्थापना की गई। अगला है, वर्तमान में जोधपुर में एचसी का मुख्यालय तथा जयपुर में एक खंडपीठ है। वर्तमान में राजस्थान में कुल 36 जिला मुख्यालय है, जिनमें से 17 जिला मुख्यालयों हेतु जयपुर खंडपीठ में अपीलीय न्यायालय बनाया गया है, जबकि 19 जिला मुख्यालयों हेतु जोधपुर में अपीलीय न्यायालय बनाया गया है। जयपुर में 3 जिला मुख्यालय है, जयपुर मेट्रो, जयपुर महानगर फर्स्ट और जयपुर महानगर सेकंड। जोधपुर में 2 जिला मुख्यालय हैं, तो पहला है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट और जोधपुर मेट्रो। अनुच्छेद 215 में है, एससी का एक अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को रिकॉर्ड के रूप में संरक्षित रखा जाता है और यह रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय हेतु रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को एचसी का निर्णय मानना जरूरी होगा और अधीनस्थ न्यायालय एचसी के निर्णय के विरुद्ध निर्णय नहीं दे सकता है। अगर विरुद्ध निर्णय देता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के विरुद्ध दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है। अनुच्छेद 216 में है उच्च न्यायालय का गठन। एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य सहायक न्यायाधीशों को मिलाकर एससी का गठन होगा। प्रारंभ में न्यायाधीशों की संख्या 1+11 थी। संविधान लागू होने के बाद न्यायाधीशों की संख्या 1+6 बराबर 7 हो गई। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 1+49 बराबर 50 है। नोट, एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, जिसका निर्धारण समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 217 में एचसी के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों के संदर्भ में उल्लेख है। तो 217 का 1 में उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुझाए गए व्यक्ति को ही नियुक्त करता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कॉलेजियम की अनुशंसा पर सुझाए गए व्यक्ति के लिए ही राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। कॉलेजियम पद्धति, तो न्यायाधीशों की एक समूह, कॉलेजियम यह न्यायाधीशों का एक समूह होता है जिसमें न्यायाधीशों की संख्या 1993 में 1+2 मतलब 3 थी और 1998 में से बढ़ाकर 1+4 5 कर दिया। राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति करने के पूर्व संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेता है। साझा या संयुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जिस राज्य के उच्च न्यायालय भौतिक रूप से न्यायालय अवस्थित है उसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिया जाएगा। अगर साझा या संयुक्त न्यायालय है कितने भी राज्यों में उच्च न्यायालय, तो जिस राज्य में मुख्य रूप से वह स्थित है उसी राज्य के राज्यपाल से सलाह ली जाएगी या परामर्श लिया जाएगा।
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा प्रतिनियुक्ति व्यक्ति 62 वर्ष तक ही अपने पद पर बना रहेगा। 62 वर्ष की आयु तक ही बना रहेगा। मूल रूप से 60 वर्ष तक की आयु का उल्लेख था, लेकिन 15वें संविधान संशोधन 1963 में 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया। पहले कितने का था? 60 वर्ष का, लेकिन 15वें संविधान संशोधन के तहत 63 में 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। 17(1) के क में है 62 वर्ष की आयु से पूर्व ही न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। 217(1) के ख में है कि 62 वर्ष की आयु से पूर्व भी 2 आधारों पर पद से हटाया जा सकता है। मतलब एक तो एक के क में है कि स्वयं खुद त्यागपत्र दे सकता है, और एक के ख में है कि उसको हटाया भी जा सकता है। किस आधार पर हटाया जाएगा? तो पहला है सिद्ध कदाचार के आधार पर, दूसरा है कार्य करने की असमर्थता के आधार पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी रीति से हटाया जाता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इस रीति का उल्लेख 124 के 4 में है। अनुच्छेद 124 के 4 में इस रीति को महाभियोग के नाम से भी जाना जाता है। नोट: वास्तविक तौर पर महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जाता है, न्यायाधीशों को भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया: संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है तो लोकसभा में 100 सदस्यों का सर्वसम्मत होना आवश्यक है, अर्थात लोकसभा के 100 सदस्यों का प्रस्ताव प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर होने आवश्यक है। 100 का है तो 100 के हस्ताक्षर होने भी आवश्यक है। राज्यसभा में अगर प्रस्ताव लाया जाता है तो प्रस्ताव पर कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। जिस भी सदन में पहले प्रस्ताव लाया जाता है, संबंधित सदन का पीठासीन प्रस्ताव को खारिज कर सकता है या मंजूरी दे सकता है। मंजूरी मिलने पर संबंधित सदन में प्रस्ताव 2/3 से पारित होना आवश्यक है, और प्रथम सदन में पारित हो जाने पर दूसरे सदन में भेजा जाता है, और दूसरे सदन में भी पारित होना आवश्यक है। दोनों सदनों में पृथक पृथक पारित होने पर संबंधित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हटाने का आदेश जारी करता है। कोई प्रस्ताव लाया गया, अगर पहले लोकसभा में, तो लोकसभा से 2/3 सदस्यों से पारित होके 2/3 सदस्यों से पारित होगा और राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा में पारित हो गया तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति उसको हस्ताक्षर करके उसको संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटने का आदेश जारी कर सकता है। नोट: विशेष बहुमत कुल सदस्यों का बहुमत व उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है विशेष बहुमत में। अनुच्छेद 217(1) के ख: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को किसी दूसरे न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। तो स्थानांतरित करने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। और उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 217(1) के ख के तहत 217 के 2 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के संदर्भ में उल्लेख। योग्यता क्या है? तो योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी भी राज्य में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो, कम से कम एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में 101 उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता का कार्य कर चुका हो। नोट: न्यायाधीश की न्यूनतम आयु व अन्य कोई शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख किया गया है। जिस प्रकार से सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में ऐसे व्यक्ति के नियुक्त किया जा सकता है कि वह राष्ट्रपति के नज़रों में कानून का विशेष रूप से जानकार हो, ऐसी शर्त योग्यता के आधार पर एससी का न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जा सकती। 217 के 3 में है किसी भी न्यायाधीश की आयु से संबंधित कोई विवाद
उठता है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम रूप से लागू होगा। अनुच्छेद 218 में उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय के कुछ प्रावधानों का उच्च न्यायालय पर लागू होना। अनुच्छेद 124(4) व अनुच्छेद 124(5) सर्वोच्च न्यायालय के कुछ प्रावधान है जो उच्च न्यायालय पर भी लागू होना है। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख। 219 में उल्लेख है कि न्यायाधीशों को संबंधित राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। संयुक्त व साझा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को भौतिक रूप से जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है उसी राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं तो SHC के न्यायाधीश किसके तहत करते हैं शपथ ग्रहण? अनुसूची 3 के तहत। ये संविधान के पालन की शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 220 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों हेतु सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिबंध। 220 में तो न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद उच्च या उच्चतम या किसी अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य करेगा और न ही किसी सरकारी पद को धारण करेगा। 221 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का उल्लेख। अनुसूची 2 में वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है। न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। वेतन भत्तों के पद पर रहते समय किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। सेवानिवृत्ति के बाद वेतन का आधा मतलब 50% पेंशन भी दी जाएगी जो भारत की संचित निधि से दी जाएगी। वर्तमान में HC के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 है और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000। नोट: वेतन भत्ते समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? संसद द्वारा किया जाता है, न कि राज्य द्वारा। अनुच्छेद 222 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर स्थानांतरण करता है। तो ये कहाँ है? उल्लेख इसका है 222 में। नियुक्ति करने से पूर्व जिस न्यायालय से और जिस न्यायालय में स्थानांतरित किया जा रहा है दोनों ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से सलाह ली जाएगी। अनुच्छेद 223 में मुख्य न्यायाधीश की पद रिक्ति पर राष्ट्रपति संबंधित उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त कर सकता है। अगर न्यायाधीश का पद खाली है तो राष्ट्रपति ही उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक के रूप में पद पर नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 224 में है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224(1) में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। किसी न्यायालय का प्रभार अधिक बढ़ जाने पर अतिरिक्त प्रभार को कम करने के लिए अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। कार्यकारी न्यायाधीश अधिकतम 2 वर्ष हेतु नियुक्त किया जा सकता है। 224(2) में मुख्य न्यायाधीश जैसे ही पदभार ग्रहण कर लेते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाएगा। जैसे ही मुख्य न्यायाधीश पदभार ग्रहण कर लेगा तो कार्यकारी न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाएगा। 224 के 3 में कार्यकारी या अपर न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर भी अगर 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पद पर नहीं रहेगा। 2 साल के लिए नियुक्त होते हैं, लेकिन अगर 62 वर्ष की आयु उनकी पहले हो रही है तो पहले ही वो पद से रिक्त हो जाएंगे। 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत अनुच्छेद 224(a) और क जोड़ा गया था। तो 224 का ए क कब जोड़ा गया? 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत। 224 का क उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति।
सेवानिवृत्ति के बाद किसी विशेष मामले में सहयोग हेतु संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की सलाह से नियुक्त किया जा सकता है। संबंधित न्यायालय की सहमति से ही नियुक्त किया जा सकता है। न्यायाधीश के पद पर रहते हुए दिए जाने वाले वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 225 में है उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में उल्लेख। तो उल्लेख है उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में किसी मामले की सुनवाई करेगा, अन्य की नहीं। जो अपने क्षेत्र में आता है उसी मामले की सुनवाई करेगा, अन्य की नहीं करेगा। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तो यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। मूल अधिकारों का उल्लंघन पर सांसद या विधायक के निर्वाचन संबंधी विवाद पर वसीयत, विवाह, तलाक संबंधी बात पर, कोई कंपनी कानून संबंधी वाद। नोट है कि ऐसे मामले सीधे उच्च न्यायालय सुनवाई योग्य है, वो उच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार के मामले में आते हैं। मूल अधिकारों का उल्लंघन कर सीधा उच्च न्यायालय में ही जाया जा सकता है। अपील क्षेत्राधिकार। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी फौजदारी या दीवानी मामले में 7 वर्ष से अधिक समय के कारावास भी सजा सुनाई है, वह उच्च न्यायालय की अपील कर सकता है। अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य। इसका उल्लेख अनुच्छेद 215 में है। पर्यवेक्षक, अधीक्षण व नियंत्रण का क्षेत्राधिकार। इसका उल्लेख 227 में है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण करता है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपने उच्च न्यायालय के अधीक्षण में कार्यरत है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण भी करता है। अंतरण करने का क्षेत्राधिकार। अंतरण करने का क्षेत्राधिकार। इसका उल्लेख 228 में मिलता है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी मामले को अपने पास मंगवाकर खुद सुनवाई कर सकते हैं या किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय में अंतरण कर सकता है। प्रमाण पत्र जारी करने का क्षेत्राधिकार। अपने मामले में डिग्री जारी करना। अपने दिए गए निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील हेतु प्रमाण पत्र जारी करना। पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार। तो यह उच्च न्यायालय विधानमंडल या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की समीक्षा कर सकता है और कानून अगर संविधान में लागू ढांचे का उल्लंघन कर रहा होता है, ऐसी स्थिति में कानून को खारिज किया जा सकता है। नोट, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 226 में मिलता है। तो उच्च न्यायालय रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 226 में 5 प्रकार की रिट जारी करने का उल्लेख है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह व्यक्ति स्वतंत्रता से संबंधित रिट है। यह रिट सहकारी व्यक्ति व किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है। यह पुलिस के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। पुलिस किसी बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर अपने किसी निकटतम न्यायालय में सशरीर पेश करेगी बंदी प्रत्यक्षीकरण में। अगली है परमादेश रिट। तो यह शाब्दिक अर्थ है कम आदेश देते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब किसी प्राधिकारी सरकार या किसी अधीनस्थ न्यायालय को उच्च न्यायालय आदेश दे सकता है परमादेश रिट जारी करने का। नोट, यह रिट राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। अधिकार परीक्षा रिट। इसमें शाब्दिक अर्थ है इसका किसी अधिकार से पद से धारण किया है।
अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से पद धारण किया। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद में संवैधानिक तरीके से धारण करता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध यह रिट जारी की जा सकती है। अगले है उत्प्रेक्षण, शाब्दिक अर्थ है ऊपर मंगवाना। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी भी वाद को अपने पास ऊपर मंगवा सकता है। यह रिट उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को जारी कर सकता है। प्रतिषेध रिट का शाब्दिक अर्थ है रोकना, मना करना। यह रिट न्यायिक व अर्ध न्यायिक निकायों को जारी की जा सकती है। नोट, उच्च न्यायालय संपत्ति के अधिकार से संबंधित रिट जारी भी कर सकता है, परंतु उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय यह रिट जारी करने का अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक प्रकार से कानूनी या वैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 229 में उच्च न्यायालय के खर्च या व्यय का उल्लेख। अनुच्छेद 230 में है उच्च न्यायालय के नियम केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होंगे। अगला मतलब इसके बारे में केंद्र शासितों पर भी लागू होंगे तो विशेष है राज्य के। अनुच्छेद 230 मतलब उच्च न्यायालय के नियम केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होंगे। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में विशेष बात। तो विशेष में कि राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो कमलकांत वर्मा। वर्तमान में 41वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, अगस्टिन जॉर्ज। वर्तमान में 41वें मुख्य न्यायाधीश और कौन है, अगस्टिन जॉर्ज। सर्वाधिक समय तक कौन से मुख्य न्यायाधीश रहे, तो वो है कैलाश नाथ वाचु। न्यूनतम समय तक रहने वाले सतीश कुमार मित्तल। प्रथम कार्यवाहक न्यायाधीश कौन रहे, तो यह है जे.एम. पांचाल। आज तक राजस्थान उच्च न्यायालय में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है, तो यह है कांता भटनागर। वर्तमान में महिला न्यायाधीश की संख्या कितनी है, 3। तो 3 कौन कौन सी है, शोभा मेहता, नुपुर भाटी और रेखा बोराड़ा। राजस्थान राज्य न्यायिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कब हुई, तो हुई 16 नवंबर 2001 को। और कहाँ हुई, जोधपुर में। राजेंद्र मल्लोडा जो राज्य में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 41वें न्यायाधीश रहे। राजस्थान राज्य में उच्च न्यायालय के वे मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे, तो इनमें थे पहले कैलाश नाथ वाचु, रविंद्र कुमार भट्ट और जे.एम. वर्मा। इसके साथ ही हमारा टॉपिक पूरा होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।